नूरजहां, मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर मलिका। भागे एक साल 1577। फारस की धरती पर एक ऐसा परिवार रहता था जो कभी सम्मानित और समृद्ध माना जाता था। लेकिन समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। उस परिवार के मुखिया थे गयास बेग। वे शिक्षित, समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति थे, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अगर यहीं रहे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में खो जाएगा। हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। उस समय हिंदुस्तान में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर अपने न्याय, उदारता और योग्य लोगों को सम्मान देने के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यही उम्मीद गयास बेग को हिंदुस्तान की ओर खींच लाई। परिवार ने अपना घर छोड़ा और लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में रेगिस्तान थे, ऊंचे पहाड़ थे, भूख थी, प्यास थी और डाकुओं का खतरा हर पल मंडरा रहा था। कई बार ऐसा लगा कि शायद यह परिवार कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी कठिन यात्रा के दौरान एक बच्ची ने जन्म लिया। उस बच्ची का नाम रखा गया मेहरुन्निसा। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही नन्ही बच्ची एक दिन पूरे मुगल साम्राज्य की सबसे प्रभावशाली महिला बनेगी। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद परिवार हिंदुस्तान पहुंचा। गयास बेग को सम्राट अकबर के दरबार में काम मिल गया। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे दरबार में सम्मान हासिल किया। समय के साथ उनका परिवार फिर से संपन्न होने लगा। उधर मेहरुन्निसा भी बड़ी हो रही थी। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि असाधारण रूप से बुद्धिमान भी थी। उन्हें फारसी भाषा, कविता, संगीत, चित्रकला और कढ़ाई का गहरा ज्ञान था। शाही परिवार की महिलाओं के बीच उनकी समझदारी और कला की खूब चर्चा होने लगी। वह हर काम को पूरी लगन से सीखती थीं। उनकी सोच सामान्य लोगों से अलग थी। वह हमेशा नई चीजें सीखना चाहती थीं और दरबार की गतिविधियों को ध्यान से देखा करती थीं। समय बीतता गया और जब मेहर उन्निसा विवाह योग्य हुई तो उनकी शादी मुगल सेना के एक बहादुर अधिकारी अली कुली इस्ताजलू से कर दी गई। बाद में उन्हें उनकी बहादुरी के कारण शेर अफगान की उपाधि मिली। शादी के बाद मेहर उन्निसा अपने पति के साथ बंगाल चली गईं। वहां उनका जीवन शांतिपूर्ण था। कुछ वर्षों बाद उनकी एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया लाडली बेगम। ऐसा लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी एक साधारण परिवार की तरह बीतेगी, लेकिन इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ वर्षों बाद शेर अफगान की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है। कुछ इसे राजनीतिक संघर्ष का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इसे एक सैन्य टकराव बताते हैं। इस घटना के बारे में पूरी तरह निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पति की मृत्यु के बाद मेहर उन्निसा अपनी छोटी बेटी के साथ फिर से मुगल दरबार पहुंची। उन्होंने कई वर्षों तक शाही हरम में जीवन बिताया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी है। साल 1611 आया। अब अकबर इस दुनिया में नहीं थे। उनके पुत्र सम्राट जहांगीर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ चुके थे। इसी वर्ष दरबार में नौरोज का भव्य उत्सव मनाया जा रहा था। पूरे महल को रंग बिरंगे फूलों, कीमती पर्दों और चमकदार रोशनियों से सजाया गया था। दूर दूर से व्यापारी, कलाकार और दरबारी इस समारोह में शामिल हुए थे। यहीं पर जहांगीर की नजर पहली बार मेहर उन्निसा पर पड़ी। जहांगीर उनके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुए। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद मेहर उन्निसा को पहले नूर महल और फिर नूरजहां की उपाधि दी गई। इस नाम का अर्थ था दुनिया की रोशनी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि आने वाले वर्षों में यह महिला केवल एक मलिका बनकर नहीं रहेगी, बल्कि मुगल सल्तनत की राजनीति, प्रशासन और शाही फैसलों पर गहरा प्रभाव डालेगी। यहीं से शुरू होती है नूरजहां की वह कहानी जिसने उन्हें इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल कर दिया। नूरजहां, मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर मलिका। भाग दो शादी के बाद नूरजहां की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह केवल मुगल साम्राज्य की बेगम नहीं थी, बल्कि शाही महल का सबसे प्रभावशाली चेहरा बन चुकी थी। लेकिन नूरजहां जानती थीं कि केवल रानी बन जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। असली ताकत फैसले लेने की होती है
और वह धीरे धीरे उसी ताकत को अपने हाथों में लेना चाहती थी। सम्राट जहांगीर एक बहादुर शासक थे, लेकिन समय के साथ उनकी सेहत कमजोर होने लगी। शराब और अफीम की लत ने उनके शरीर और काम करने की क्षमता पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा होता कि दरबार के महत्वपूर्ण काम घंटों तक रुके रहते। ऐसे समय में नूरजहां आगे आईं। शुरुआत में उन्होंने केवल महल के अंदरूनी मामलों पर ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे उनकी समझदारी, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता ने जहांगीर का विश्वास जीत लिया। अब जब किसी बड़े अधिकारी की नियुक्ति करनी होती, किसी सूबे का नया गवर्नर चुनना होता या किसी विदेशी दूत से मुलाकात करनी होती, तो नूरजहां की राय को बहुत महत्व दिया जाने लगा। धीरे धीरे पूरा दरबार समझने लगा कि नूरजहां केवल बादशाह की बेगम नहीं है, बल्कि साम्राज्य की सबसे प्रभावशाली शख्सियत बन चुकी है। उनके पिता गयास बेग को साम्राज्य का उच्च पद मिला और उन्हें एतमाद उद दौला की उपाधि दी गई। उनके भाई आसफ खां भी मुगल दरबार के सबसे शक्तिशाली अमीरों में शामिल हो गए। इस तरह नूरजहां का परिवार मुगल राजनीति का केंद्र बन गया। लेकिन नूरजहां की पहचान केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी। उन्हें कला, स्थापत्य, कपड़ों और आभूषणों से गहरा लगाव था। उन्होंने शाही महिलाओं के पहनावे में नए डिजाइन शुरू करवाए। महीन कपड़ों, सुंदर कढ़ाई और नए आभूषणों का चलन बढ़ा। कहा जाता है कि कई नए शाही परिधानों की शैली उसी दौर में लोकप्रिय हुई। नूरजहां को इत्र भी बहुत पसंद था। गुलाब से बनने वाले सुगंधित इत्र को शाही दरबार में विशेष स्थान मिला। धीरे धीरे मुगल दरबार की खुशबू दूर देशों तक प्रसिद्ध होने लगी। लेकिन नूरजहां की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास था। वह पर्दे के पीछे रहकर भी पूरे दरबार की गतिविधियों पर नजर रखती थी। कई विदेशी यात्री और व्यापारी जो मुगल दरबार में आते थे, ये देखकर हैरान रह जाते कि एक महिला का प्रभाव इतना अधिक कैसे हो सकता है। अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो ने भी अपने विवरणों में लिखा कि नूरजहां का प्रभाव दरबार में बहुत गहरा था और कई महत्वपूर्ण मामलों में उनकी सलाह को महत्व दिया जाता था। समय बीतने के साथ नूरजहां का सम्मान इतना बढ़ गया कि कुछ विशेष अवसरों पर उनके नाम वाले सिक्के भी जारी किए गए। उस दौर में किसी महिला के नाम का सिक्का जारी होना एक असाधारण बात थी और यह उनके राजनीतिक महत्व का प्रतीक माना गया। लेकिन सत्ता जितनी बड़ी होती है, उतने ही बड़े दुश्मन भी पैदा होते हैं। दरबार के कई अमीरों को यह बात पसंद नहीं थी कि एक महिला इतने महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल हो। कुछ लोग चुपचाप उनका समर्थन करते थे, कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। नूरजहां यह सब समझती थीं। उन्होंने अपने समर्थकों का एक मजबूत समूह तैयार किया ताकि हर कठिन परिस्थिति में उनके पास भरोसेमंद लोग मौजूद रहे। उन्हें शिकार का भी बहुत शौक था। कहा जाता है कि वह हाथी पर बैठकर शिकार पर जाती थीं और निशाना लगाने में बेहद निपुण थीं। उनकी बहादुरी की चर्चा पूरे साम्राज्य में होती थी। अब पूरे हिंदुस्तान में एक ही नाम गूंजने लगा था, नूरजहां। लेकिन उन्हें अभी अपने जीवन की सबसे कठिन राजनीतिक लड़ाई लड़नी थी, क्योंकि मुगल सल्तनत में एक ऐसा राजकुमार था जो भविष्य में किसी भी कीमत पर तख्त हासिल करना चाहता था। उस राजकुमार का नाम था शहजादा खुर्रम, जिसे दुनिया आगे चलकर शाहजहां के नाम से जानने वाली थी। यहीं से शुरू होती है सत्ता, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात की वह कहानी जिसने पूरे मुगल साम्राज्य को हिला दिया। नूरजहां, मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर मलिका। भाग 3। मुगल सल्तनत बाहर से जितनी मजबूत दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही उलझनों में घिर चुकी थी। सम्राट जहांगीर की तबीयत पहले जैसी नहीं रही थी। उम्र बढ़ रही थी, बीमारी बढ़ रही थी और दरबार के बड़े फैसलों में अब नूरजहां की भूमिका पहले से कहीं अधिक हो गई थी। लेकिन इसी समय एक ऐसा सवाल पूरे साम्राज्य के सामने खड़ा हो गया जिसने आने वाले वर्षों का इतिहास बदल दिया। जहांगीर के बाद मुगल सल्तनत का अगला बादशाह कौन बनेगा? दरबार में कई शहजादे थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली और सबसे योग्य माना जाता था शहजादा खुर्रम को, जिसे आगे चलकर दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है। वह एक कुशल सेनापति था, कई युद्ध जीत चुका था और सेना का बड़ा हिस्सा उसका सम्मान करता था। दूसरी ओर नूरजहां की भी अपनी राजनीतिक योजना थी। उनकी पहली शादी से एक बेटी थी, लाडली बेगम।
नूरजहां चाहती थीं कि उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे। इसी उद्देश्य से उन्होंने लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के छोटे बेटे शहजादा शहरयार से करवा दिया। अब नूरजहां का प्रभाव सीधे शाही परिवार की उत्तराधिकार की राजनीति से जुड़ गया। दरबार दो हिस्सों में बंटने लगा। एक पक्ष शाहजहां का समर्थक था, दूसरा पक्ष नूरजहां और शहरयार के साथ खड़ा था। महल के गलियारों में फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। हर दरबारी यह सोच रहा था कि आने वाला समय किसका होगा। इसी बीच नूरजहां के भाई आसफ खां एक कठिन स्थिति में आ गए। एक तरफ उनकी बहन नूरजहां थी, दूसरी तरफ उनकी अपनी बेटी मुमताज महल, जो शाहजहां की पत्नी थी। उन्हें तय करना था कि वे किसका साथ देंगे। राजनीति अब परिवारों के बीच भी दीवारें खड़ी कर चुकी थी। उधर शाहजहां को भी महसूस होने लगा कि अगर उन्होंने समय रहते कदम नहीं उठाया तो शायद तख्त उनसे दूर हो जाएगा। उन्होंने अपने समर्थकों को इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ सूबेदार उनके साथ आ गए, कई अनुभवी सेनापति भी उनका समर्थन करने लगे। धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया। आखिरकार हालात ऐसे बने कि शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह का रास्ता चुन लिया। मुगल साम्राज्य में अशांति फैल गई। कई इलाकों में युद्ध हुए। शाही सेना और शाहजहां की सेना आमने सामने आ गई। इन अभियानों के दौरान नूरजहां ने केवल महल में बैठकर इंतजार नहीं किया। उन्होंने सेनापतियों से सलाह की, सैनिकों के लिए रसद का प्रबंध कराया और राजनीतिक स्तर पर अपने समर्थकों को एकजुट रखने की कोशिश की। हालांकि सेना का नेतृत्व पुरुष सेनापति कर रहे थे, लेकिन दरबार की रणनीति में नूरजहां का प्रभाव साफ दिखाई देता था। कई महीनों तक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार शाहजहां को पीछे हटना पड़ा और कुछ समय के लिए समझौते की स्थिति बनी। लेकिन यह शांति बहुत दिनों तक नहीं टिक सकी। जहांगीर की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। उन्हें लंबे सफर और युद्धों से थकान होने लगी थी। नूरजहां हर समय उनके साथ रहती थीं। वह बादशाह की देखभाल भी करतीं और साथ ही साम्राज्य के प्रशासन पर भी नजर रखतीं। लेकिन किस्मत अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। साल 1627। जहांगीर कश्मीर से लाहौर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी तबीयत अचानक और बिगड़ गई। शाही हकीमों ने पूरी कोशिश की, लेकिन सम्राट को बचाया नहीं जा सका। जहांगीर का निधन हो गया। पूरे मुगल साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन महल के भीतर शोक से भी बड़ा सवाल खड़ा था। अब तख्त पर कौन बैठेगा? नूरजहां ने तुरंत शहरयार को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उधर आसफ खां ने तेजी से अपनी राजनीतिक चाल चली और शाहजहां का समर्थन किया। अब सत्ता की अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। यह लड़ाई तय करने वाली थी कि मुगल साम्राज्य का भविष्य किसके हाथों में जाएगा, जारी रहेगा। नूरजहां, मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर मलिका। भाग 4, अंतिम भाग। सम्राट जहांगीर के निधन के बाद पूरा मुगल साम्राज्य अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर चुका था। महल के हर गलियारे में सिर्फ एक ही चर्चा थी। अब हिंदुस्तान का अगला बादशाह कौन बनेगा? नूरजहां जानती थीं कि अगर इस समय उन्होंने तेजी से कदम नहीं उठाया तो वर्षों की मेहनत और उनका राजनीतिक प्रभाव पल भर में समाप्त हो सकता है। उन्होंने अपने दामाद शहरयार को गद्दी पर बैठाने की कोशिश की। कुछ दरबारी और सैनिक उनका साथ देने को तैयार भी थे। लेकिन दूसरी ओर एक और योजना पहले से बन चुकी थी। नूरजहां के भाई आसफ खां ने शाहजहां का समर्थन करने का फैसला किया। उन्होंने कई शक्तिशाली अमीरों और सेनापतियों को अपने पक्ष में कर लिया। कुछ ही दिनों में घटनाएं बहुत तेजी से बदलने लगीं। शाहजहां की ओर से भेजी गई सेना ने शहरयार की सेना का सामना किया। संघर्ष लंबा नहीं चला। शहरयार हार गया और उसकी राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। इसके बाद शाहजहां ने पूरे साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और 1628 में वह आधिकारिक रूप से मुगल सम्राट बने। जिस महिला का प्रभाव कभी पूरे साम्राज्य पर था, अब उसकी राजनीतिक यात्रा लगभग समाप्त हो चुकी थी। शाहजहां ने नूरजहां को कोई कठोर दंड नहीं दिया, लेकिन उन्हें राजनीति से पूरी तरह दूर कर दिया गया। उन्होंने अपना शेष जीवन लाहौर में शांति और एकांत के साथ बिताया। अब उनका अधिकांश समय इबादत, दान पुण्य और बाघों की देखभाल में गुजरता था। उन्होंने कई इमारतों और बाघों के निर्माण में भी रुचि ली। उनके पिता एतमाद-उद-दौला के मकबरे जैसी इमारतें मुगल स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती हैं।
और बाद के मुगल निर्माणों पर उनका प्रभाव देखा जाता है। वह कभी मुगल सल्तनत की सबसे प्रभावशाली महिला थीं, लेकिन अब उन्होंने सत्ता से दूर एक शांत जीवन स्वीकार कर लिया था। साल 1645 आया। लगभग 68 वर्ष की आयु में नूरजहां का निधन हो गया। उन्हें लाहौर में जहांगीर के मकबरे के निकट उनके अपने मकबरे में दफन किया गया। उनकी मृत्यु के साथ मुगल इतिहास का एक ऐसा अध्याय समाप्त हुआ जिसने यह साबित किया कि उस दौर में भी एक महिला अपनी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक समझ और नेतृत्व के बल पर साम्राज्य की दिशा को प्रभावित कर सकती थी। आज भी इतिहासकार नूरजहां को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कुछ उन्हें एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ मानते हैं, कुछ उन्हें एक कुशल प्रशासक और कला की संरक्षक बताते हैं, तो कुछ उन्हें मुगल इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिला के रूप में याद करते हैं। लेकिन एक बात लगभग सभी मानते हैं, नूरजहां ने अपने समय की परंपराओं को चुनौती दी और यह दिखाया कि सत्ता केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और दूरदर्शिता से भी हासिल की जा सकती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति हमेशा स्थायी नहीं होती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और साम्राज्य भी बदल जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने साहस, बुद्धिमत्ता और कार्यों से इतिहास पर छाप छोड़ जाते हैं, उनका नाम सदियों तक याद रखा जाता है। और इसी कारण जब भी मुगल इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिलाओं का नाम लिया जाएगा, नूरजहां का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। समाप्त।